नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम 901 पेपर की दूसरी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, 901 पेपर यानी संज्ञान, अधिगम और बाल विकास, ये सेकेंड ईयर वालों की क्लास है। ठीक है, एमपी डीएलएड सेकेंड ईयर 901 पेपर आपका, पेपर का नाम रहेगा, आपकी जो सब्जेक्ट है उसका नाम है संज्ञान, अधिगम और बाल विकास। ठीक है, सब्जेक्ट कोड होता है वो 901 होता है, इसी का सबसे पहले आपका पेपर होता है। ये आपकी दूसरी क्लास है। ठीक है, इससे पहले हम आपकी एक क्लास कंप्लीट करा चुके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो वो क्लास ज़रूर देख लेना, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जो पहले भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। बस आप लोगों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना सबसे पहले तो। और चैनल पर जितने बच्चे नए हैं जो पहली बार जुड़ रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बंटी क्लासेस को, तो बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की क्लासेस देखने के लिए ऑल एमपी डीएलएड संबंधित जानकारी के लिए आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा जो क्वेश्चन है वो है, किशोरावस्था में भाषा विकास को समझाइए। किशोरावस्था में भाषा विकास को समझाइए, ये क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। किशोरावस्था में बाल्यावस्था और वयस्कता के बीच संक्रमण काल, वयस्कता के बीच संक्रमण काल है। ठीक है, इस अवस्था में न केवल शारीरिक और मानसिक विकास होता है बल्कि भाषा विकास भी संपूर्ण की ओर बढ़ता है। ठीक है, पूर्णता की ओर बढ़ता है। यानी किशोरावस्था में क्या होता है, बाल्यावस्था और वयस्कावस्था के बीच, यानी कि बाल्यावस्था आपकी होती है 6 से 12 वर्ष। ठीक है, और जो किशोरावस्था होती है आपकी वो कब होती है, 12 से 18 वर्ष मानी जाती है। 18 वर्ष के बाद आपकी वयस्कावस्था स्टार्ट हो जाती है। तो जो बाल्यावस्था और वयस्कावस्था के बीच की जो अवस्था है वो कौन सी अवस्था है साथियों, किशोरावस्था। ठीक है, कभी कभी आपसे पूछ लेता है 1 नंबर में कि जो ऑप्शनल होते हैं, यानी कि आवासादा वाले क्वेश्चन होते हैं, पूछ लेता है कि किशोरावस्था की आयु बताइए, तो 12 से 18 या 13 से 18 पूछी जाती है। ठीक है, ऑप्शन में यही होता है। ठीक है, क्लियर। तो जो ये क्वेश्चन इसमें आंसर कह रहा है कि जो किशोरावस्था, इसमें केवल शारीरिक नहीं, मानसिक नहीं, बल्कि भाषा विकास भी पूर्ण होता है। ठीक है, आप किशोरावस्था में भाषा विकास भी सीखते हैं। ठीक है, आपका जो भाषा विकास है वो पूरी तरीके से पूर्ण हो जाता है। ठीक है, क्लियर। तो अब यहाँ पे देखते हैं किशोरावस्था में भाषा विकास। अब किशोरावस्था में भाषा विकास कैसे होता है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो किशोरावस्था में भाषा अधिक परिपक्व, प्रभावशाली और तार्किक हो जाती है। किशोरावस्था में भाषा अधिक परिपक्व, प्रभावशाली और तार्किक हो जाती है, यानी पूरी तरीके से आप पर भाषा आने लगती है, एकदम स्पष्ट, क्लियर। ठीक है, तो चलिए जिसकी जो मुख्य विशेषता है उनके बारे में समझेंगे। जो किशोरावस्था की जो मुख्य विशेषता है इनसे आप समझेंगे। ठीक है, मुख्य विशेषता कैसे, शब्द भंडार में वृद्धि होती है, नए और कठिन शब्दों का प्रयोग करना आप सीख जाते हैं। ठीक है, जटिल वाक्यों का प्रयोग, यानी सरल के साथ साथ आप संयुक्त मिश्रण वाक्य भी सीख जाते हैं। आप सभी तरह के वाक्यों का प्रयोग करने लगते हैं। ठीक है, किशोरावस्था में भाषा के विकास में। ठीक है, अब नेक्स्ट तीसरी विशेषता देखें, तार्किक भाषा, यानी कि विचारों को तर्क के साथ प्रस्तुत करना भी आप सीख जाते हैं। ठीक है, भावनाओं की अधिक अभिव्यक्ति, यानी कि अपनी भावनाएं शब्दों में स्पष्ट रूप से व्यक्त करना आप लोग सीख जाते हैं। सामाजिक और नैतिक विकास, इसमें समाज, राजनीति, नैतिकता से जुड़े शब्दों का प्रयोग करना आप लोग सीख जाते हैं। और आपकी जो सृजनात्मक भाषा, यानी लेखन, कविता भाषा में रुचि आप सीख जाते हैं। ठीक है, इन पॉइंट को अच्छे से पढ़ें ध्यान से। और आत्म अभिव्यक्ति, यानी कि अपने विचार और मतों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करना। ठीक है, तो मैं आपको इसके साथ एक इम्पोर्टेंट जानकारी और देता हूं भाई। आपकी क्लासेस तो रेगुलर चल रही हैं, क्या पता आपकी क्लासेस रेगुलर कंप्लीट ना हो पाए, यानी कि आपके पास समय कम बचा है। और क्लासेस तो वैसे हम ले रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, बीच में कोई भी इशू क्रिएट हो सकता है। ठीक है, इसलिए क्लास रेगुलर ना आ पाए आपकी। लेकिन आपको अच्छी तैयारी के लिए भाई नोट्स परचेस कर लो। नोट्स आपको एक साथ मिल जाएंगे सभी विषयों के। ठीक है, तो नोट्स लेने के लिए नंबर नोट करें, 72 40 28 72 81, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके ऑल सब्जेक्ट नोट्स खरीद लो। ठीक है, व्हाट्सएप पे आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे, आप उन्हें खरीद लें। क्लियर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालकों में सुनने या लिसनिंग स्किल का कौशल विकसित करने के लिए कक्षा कक्ष में कौन सी गतिविधियां कराई जा सकती हैं। यानी बालकों में सुनने का कौशल विकसित करने के लिए कक्षा कक्ष में कौन सी गतिविधियां कराई जा सकती हैं, तो चलिए उसको देखते हैं। यानी सुनने का कौशल भाषा विकास का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। कक्षा में शिक्षक विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बालकों को सुनने की क्षमता का विकास करते हैं। ठीक है, तो कौन सी गतिविधियां, वो विभिन्न गतिविधियां, इनके बारे में देखेंगे जो कौन कौन सी गतिविधियों से बच्चा सुनने का जो कौशल है बच्चों के अंदर आ जाए। ठीक है, विकसित हो जाए। तो कक्षा कक्ष की प्रमुख गतिविधियां कौन कौन सी हैं। सबसे पहले कहानी सुनाना। शिक्षक रोचक और छोटी छोटी कहानियाँ सुनाता है जिससे बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं और समझने का अभ्यास करते हैं। ठीक है, पहली जो गतिविधि है आप कहानी के माध्यम से पढ़ा सकते हैं। यानी कोई भी पाठ या कुछ भी आप खुद बोलेंगे, स्वयं बोलकर बच्चे उन्हें ध्यान से सुनेंगे तो बच्चों में सुनने का कौशल विकसित होगा। ठीक है, दूसरा देखें, कविता और गीत सुनाना। यानी तुकबंदी वाली कविताएं और गीत बच्चों को आकर्षित करते हैं। तुकबंदी कविताएं और गीत बच्चों को आकर्षित करते हैं और उनकी सुनने की जो रुचि है वो बढ़ती है। ठीक है, तीसरी गतिविधि निर्देशात्मक खेल यानी कि खड़े हो जाओ, तालियां बजाओ, दरवाज़ा बंद करो आदि। इससे बच्चा ध्यान से सुन सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनता है। अगर आप बच्चे से बोलते हैं कि खड़े हो जाओ तो बच्चे खड़े हो जाएंगे, तालियां बजाओ तो बच्चे तालियां बजाएंगे, दरवाज़ा बंद करो तो आदि आप ऐसे कहते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे बच्चे ध्यान से सुनना सीखते हैं। ठीक है, कैसे सीखते हैं बच्चे, ध्यान से सुनना सीखते हैं इनसे। अब आपकी जो चौथी गतिविधियाँ हो जाएगी कक्षा कक्ष में, आप प्रश्नोत्तर विधि आप कक्षा कक्ष में जो ट्राई करने वाली हैं गतिविधियाँ हैं जिनसे बच्चों का जो सुनने का जो कौशल है वो बेहतर होता है। ठीक है, कक्षा कक्ष में आप ये गतिविधियां करा सकते हैं। जैसे चौथी आपकी होगी प्रश्न गतिविधि। इसमें क्या होता है, शिक्षक कोई भी बात या कहानी सुनाकर उससे संबंधित प्रश्न पूछता है जिससे बच्चे ध्यान देकर सुनते हैं। ठीक है, अगर आप क्लास में कोई भी कहानी सुनाने जा रहे हैं, कहानी सुनाने से पहले आप इतना बता दीजिए कि इस कहानी को ध्यान से सुने, मैं आपसे क्वेश्चन आंसर यानी प्रश्नोत्तर पूछूंगा इस कहानी से रिलेटेड और इनाम भी दूंगा। तो बच्चे उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे कि मुझे इनाम भी मिलेगी, मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर दे पाऊँ जो गुरुजी हमसे पूछेंगे जो आप कहानी सुनाएंगे। ठीक है, क्लियर। ऑडियो विजुअल सामग्री का प्रयोग इसमें होता है। रेडियो, मोबाइल रिकॉर्डिंग, वीडियो आदि के माध्यम से बच्चों की सुनने की क्षमता बढ़ती है। आप रेडियो के माध्यम से बच्चों को सुना सकते हैं, मोबाइल के माध्यम से, रिकॉर्डिंग, वीडियो आदि के माध्यम से बच्चों की सुनने की जो क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, ऑडियो विजुअल सामग्री का उपयोग करके। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं छठी जो आप कक्षा कक्ष में गतिविधि करा सकते हैं, रोल प्ले या नाटक रूपांतरण। यानी बच्चे संवाद सुनते हैं और भूमिका निभाते हैं जिससे सुनने और समझने का विकास होता है। ठीक है, सुनने और समझने का विकास होता है। रोल प्ले यानी कि कोई भी नाटक का आप किसी भी नाटक को आप ले सकते हैं, रामायण वगैरह आप ले सकते हैं, आप कक्षा कक्ष में करा सकते हैं कि आप इसमें अभिनय कर सकते हैं। कोई राम का रोल, कोई बच्चा तो कोई बच्ची सीता का रोल, ऐसे आप कर सकते हैं। कोई रावण का रोल तो कोई लक्ष्मण का रोल। ठीक है, तो वो आप पहले उनको नाटक के बारे में बताएंगे, नाटक सुनाएंगे तो बच्चे क्या उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, भूमिका निभाएंगे। ठीक है, रोल प्ले अदा करेंगे, उनसे उनकी जो सुनने और समझने का जो विकास होगा। ठीक है, अब कहानी पूरी करना यानी शिक्षक आदि कहानी सुनाकर बच्चों से आगे की कहानी सुनना या समझने की वो कहते हैं। ठीक है, शिक्षक आदि कहानी सुनाते हैं बच्चों को, फिर बोलते हैं अब आगे आप सुनाएं इसकी कहानी। ठीक है, कहानी पूरी करना। निष्कर्ष में आप देख सकते हैं इन सभी गतिविधियों से बच्चे की एकाग्रता, समझ शक्ति और सुनने का कौशल विकसित होता है। जैसे हमने आपको जो भी गतिविधियां बताई हैं उनसे बच्चों में एकाग्रता, समझ की शक्ति और सुनने का कौशल कैसा होता है, विकसित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शिक्षण विधि के रूप में कहानी को कहने के लाभ बताइए। यानी शिक्षण विधि के रूप में कहानी कहने के लाभ बताने आपको। ठीक है, शिक्षण विधि के रूप में बताने आपको कहानी कहने के लाभ लिखिए। ये आपसे क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, तो आपको कैसे लिखना है, कहानी कहने की विधि प्राचीन और प्रभावशाली शिक्षण विधि है।
जो कहानी कहने वाली जो विधि है वो कैसी विधि है, वो प्राचीन विधि है और प्रभावशाली विधि है। इनसे बालक सरलता से और रुचि के साथ सीखता है। अगर आप किसी विद्यार्थी को अपनी क्लास में आप कहानी के माध्यम से पढ़ाते हैं, कहानी जो विधि है वो प्राचीन विधि है, शुरुआती चलती आ रही हैं, प्राचीन समय से चलती आ रही हैं और ये प्रभावशाली विधि इसलिए मानी जाती है। कहानी के अकॉर्डिंग आप बच्चों को कहानी सुनाकर पढ़ाते हैं तो बच्चे ध्यान से सुनते हैं और सरलतापूर्वक उसे इंटरेस्ट भी लेते हैं उसमें और अच्छी तरीके से सीखते भी हैं। ठीक है, तो कहानी कहने की जो प्रमुख लाभ हैं वो आपको लिखने हैं। तो कहानी कहने के जो प्रमुख लाभ हैं वो इस प्रकार हैं, पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट है, जो लाभ है वो है रुचि उत्पन्न होती है। इससे क्या होता है, रुचि उत्पन्न होती है, यानी कि कहानी बच्चों का ध्यान आकर्षित करती है और वे सीखने में रुचि लेते हैं। ठीक है, दूसरा लाभ देखेंगे सुनने और समझने का विकास। कहानी सुनने से बच्चे की लिसनिंग और कंप्रेशन स्किल कैसी होती है, बढ़ती है। ठीक है, तीसरा कल्पना शक्ति का विकास। कहानी बच्चों की कल्पना शक्ति और रचनात्मकता सोच को क्या करती है, बढ़ाती है। ठीक है, अब जो कहानी सुना रहे हैं तो उसमें बच्चे आप कल्पना करने लगते हैं कि आगे सर ऐसा होगा, ऐसे होगा, कल्पना करते हैं ना। आप कोई कहानी आपको सुनाएगा तो आप अपने मन में ही, अपने दिमाग में ही कल्पना करने लग जाते हैं। ठीक है, और इससे क्या होती है, आपकी जो कल्पना शक्ति है वो बढ़ती है और रचनात्मकता सोच बढ़ती है। ठीक है, चौथा आपका जो लाभ हो जाएगा वो भाषा विकास में सहायक होती है। नए शब्द, नए वाक्य, भाव सीखने में मदद मिलती है। ठीक है, नैतिक मूल्यों का विकास, यानी कहानियों से ईमानदारी, सच्चाई, सहयोग जैसे गुण विकसित होते हैं। क्योंकि आप सब तरह की कहानी सुनते हैं, किसी राजा की सुनेंगे तो राजा की देखेंगे अपने राजा, तो आपको राजा की सच्चाई, ईमानदारी, सहयोग जैसे गुण विकसित होंगे आप में, उसी टाइप से जैसे आप कहानी सुनेंगे। ठीक है, स्मरण शक्ति बढ़ती है इससे। कहानी के पात्र और घटनाएं बच्चों को लंबे समय तक याद रहती हैं। ठीक है, जो भी आपको हम कहानी सुनाएंगे वो आपको लंबे समय तक याद रहेगी। तो आप ये पॉइंट आप इन्हें एक बार पढ़ लें, नोट्स जरूर परचेज कर लें भैया, नोट्स परचेज कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, आत्मविश्वास वृद्धि। आत्मविश्वास में वृद्धि यानी कहानी सुनने और दोहराने से बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है। ठीक है, शिक्षण सरल और प्रभावी बनता है। ठीक है, शिक्षण सरल और प्रभावी बनता है, यानी कठिन विषय भी कहानी के माध्यम से आसान हो जाती है। ठीक है, क्लियर। जैसे कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं, अगर उसे आप कहानी के अकॉर्डिंग कहानी से पढ़ाते हैं तो ज़्यादा आसान लगती है बच्चों को और वो जल्दी सीखते हैं। क्लियर। निष्कर्ष में, यानी कहानी कहने की विधि बालक केंद्रित और रोचक और प्रभावी शिक्षण विधि मानी जाती है। ठीक है, कहानी कहने की जो विधि है वो बालक केंद्रित होती है और रोचक होती है, प्रभावी शिक्षण विधि मानी जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप नोट्स परचेस कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। नोट्स में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, उन्हें आप एक बार 2 बार पढ़ लोगे। ठीक है, एक पीडीएफ को आप 2 घंटे में आराम से पढ़ लोगे, कितने भी धीरे धीरे पढ़ोगे समझ कर। ठीक है, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, सीमित क्वेश्चन है जो आने लायक है परीक्षा में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अवधान के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। अवधान के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए कि अवधान होता क्या है। सबसे हम पहले जानेंगे अवधान यानी कि अटेंशन। ठीक है, ध्यान, अवधान को ही ध्यान कहते हैं। ठीक है, ध्यान यानी अटेंशन का अर्थ आपको लिखना है, अवधान का अर्थ लिखना है आपको। तो अवधान का अर्थ लिखेंगे, उसके बाद प्रकार जानेंगे। तो अवधान वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी चेतना को अनेक उद्दीपनों में से किसी एक विषय वस्तु, विचार या कार्य पर केंद्रित करता है। अवधान के बिना सीखना संभव नहीं है। अगर आप किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं देंगे तो आप बिल्कुल भी नहीं सीख सकते हैं। अभी आप क्लास देख रहे हैं, अगर आप इसे ध्यान से नहीं देखेंगे, ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे। यही क्या है, अवधान है। ठीक है, अवधान के बिना सीखना असंभव है। ठीक है, क्लियर। अवधान होगा यानी ध्यान होगा तभी आप सीखेंगे। क्लियर। अब देखेंगे हम अवधान के प्रकार। अवधान के प्रकारों की बात करेंगे तो अवधान का जो सबसे पहले प्रकार है जो वो है स्वैच्छिक अवधान। स्वैच्छिक अवधान यानी जब व्यक्ति अपनी इच्छा, प्रयास और लक्ष्य के कारण किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करता है तो उसे स्वैच्छिक अवधान कहते हैं। ठीक है, स्वैच्छिक अवधान यानी कि आप अपनी इच्छा से जो कार्य करते हैं वो स्वैच्छिक अवधान कहलाता है। ठीक है, आप उस पर मतलब कोई भी कार्य कर रहे हैं, आपकी इच्छा है, आपका प्रयास है, आपकी मन है कि मैं इस कार्य को कर सकता हूँ, मैं इसमें ध्यान लगा सकता हूँ, तो वह स्वैच्छिक अवधान होगा। ठीक है, जैसे जब व्यक्ति अपनी इच्छा प्रयास और लक्ष्य के कारण किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करता है उसे स्वैच्छिक अवधान कहते हैं। जैसे आप अभी क्या कर रहे हैं, आपका डीएलएड का एग्जाम है तो आपकी इच्छा है कि मुझे अच्छा
एकदम अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप प्रयास करेंगे। अच्छा रिजल्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। आपने एक लक्ष्य तय कर रखा है कि मुझे 90+ बनानी है, ठीक है। तो इसी कारण आप क्या कर रहे हैं, ध्यान केंद्रित करेंगे। तो ये आप अपनी इच्छा से कर रहे हैं, तो यही स्वैच्छिक अवधान है, ठीक है। अब इसकी विशेषताएं देखें। विशेषता यानी प्रयास की आवश्यकता, ठीक है। इसमें क्या होती है, स्वैच्छिक अभिधान में प्रयास की आवश्यकता होती है, रुचि और उद्देश्य पर आधारित होता है ये स्वैच्छिक अभिधान, और थकान जल्दी हो जाती है, ठीक है। क्योंकि आप इसमें मेहनत ज़्यादा करते हैं तो आप सोचते हैं नहीं मुझे 90+ बनानी, तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो थकान जल्दी हो सकती है आपको, ठीक है। क्लियर, आप ज़्यादा पढ़ोगे तो थकान भी होगी, ठीक है। उदाहरण देखें, छात्र का कठिन विषय पढ़ना, परीक्षा की तैयारी करना, ठीक है। अभी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो स्वैच्छिक ही है ना, और छात्र क्या कर रहे हैं, कठिन विषय पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। क्लियर, ये आप उदाहरण के तौर पे लिख सकते हैं। सेम बिल्कुल सरल और आसान भाषा में आपको बता रहे हैं, ठीक है। दूसरा आपका अस्वैच्छिक अभिधान। अस्वैच्छिक यानी कि जब किसी बाहरी उद्दीपन के कारण बिना इच्छा के ध्यान आकर्षित हो जाए तो उसे अस्वैच्छिक अवधान कहते हैं, ठीक है। ये से यानी आपका मर्जी नहीं है, आपका ध्यान नहीं है, आपको कोई मतलब ही नहीं है, फिर भी आपका ध्यान उस तरफ चला जाए, तो यही तो क्या है, अस्वैच्छिक। यानी आपके बिना इच्छा के ध्यान केंद्रित होता है किसी एक जगह, बिना इच्छा के आपकी ध्यान केंद्रित होता है, तो उसे क्या कहते हैं, अस्वैच्छिक अवधान कहते हैं, ठीक है। अवधान यानी कि ध्यान, ठीक है। विशेषता देखें, प्रयास की आवश्यकता नहीं होती इसमें, आपकी इच्छा ही नहीं तो आप प्रयास क्यों करेंगे, ठीक है। अचानक उत्पन्न होता है, ये कैसे होता है, अचानक। जैसे आपको कोई इंटरेस्टिंग चीज़ दिख गई, जैसे आप देख रहे हैं, आप सड़क पर चल रहे हैं, आपको कोई चीज़ें दिख गई, अचानक से आपका ध्यान उत्पन्न हो जाएगा उसकी तरफ। बाहरी वस्तुओं पर निर्भर रहता है ये, ठीक है। बाहरी वस्तुओं पर निर्भर रहता है क्या, अस्वैच्छिक अवधान, ठीक है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे यहाँ पे, तेज आवाज़ सुनकर ध्यान जाना, तेज आवाज़ सुनकर ध्यान जाना, ठीक है। अभी आप एक जगह बैठे, अचानक से आपको तेज ध्वनि सुनाई दे तो आपका ध्यान उस तरफ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अस्वैच्छिक अवधान हो जाएगा, ठीक है। चमकदार वस्तु देखना, ठीक है, तो ये क्या अस्वैच्छिक अवधान है, ठीक है। क्लियर। अब तीसरा देखें, अर्धस्वैच्छिक अवधान। अर्धस्वैच्छिक अवधान या अभ्यास अवधान, ठीक है। अर्धस्वैच्छिक अवधान यानी कि यहाँ आपका अवधान या अभ्यस्त अवधान हो जाएगा, ठीक है। अर्धस्वैच्छिक अवधान या अभ्यस्त अवधान, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब कोई कार्य अभ्यास या आदत के कारण बिना अधिक प्रयास के किया जाता है, यानी अर्धस्वैच्छिक है इसमें। अर्धस्वैच्छिक यानी कि अब जो भी आपका कार्य है, जब कोई कार्य अभ्यास या आदत के कारण बिना अधिक प्रयास के किया जाता है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, आराम से करना है, तो वो अर्धस्वैच्छिक अवधान हो जाएगा, ठीक है। आपकी इच्छा तो है लेकिन पूरी तरीके से नहीं है, ठीक है, अधिक कम है, कम इच्छा है आपकी, ठीक है। जैसे अभ्यास आधारित, आप सोच रहे नहीं यार एग्जाम में पास ही तो होना है, हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थकान कम होती है, ज़्यादा लोड ही नहीं है आपको, मतलब आपका कोई गोल ही नहीं है, फिक्स ही नहीं है, आपको मतलब ही नहीं है एग्जाम से, एग्जाम देकर क्या करना है यार, पास होंगे तो हो जाएंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने घर वालों को ही तो पैसा है, अपन का थोड़ी ना है, सो इतनी मेहनत करें, ठीक है। आप सोच रहे हैं पापा ने तो पैसे दिए यार, हमें क्या यार, पास होंगे तो हो जाएंगे, नौकरी तो वैसे भी लग जाएगी, तो ये सारी चीज़ें मतलब आधी अधूरी चीज़ें सोच रहे हैं। यानी इच्छा तो है, कम है लेकिन ज़्यादा नहीं है। आप कुछ सोचे नहीं यार पास हो जाएंगे, बस नॉर्मली पास हो जाएंगे कैसे भी करके, इतना सोच रहे हैं आप, ज़्यादा नहीं है। तो आप क्या करेंगे, अभ्यास आधारित है, मतलब ज़्यादा नहीं करेंगे, अब ज़्यादा पढ़ाई नहीं करेंगे, थकान कम होगी, ज़्यादा पढ़ाई नहीं करेंगे, तो लंबे समय तक बना रहता है ये अर्धस्वैच्छिक अवधान, ठीक है। तो ये विशेषताएं आप इसकी देख सकते हैं। थोड़ा और यहाँ पे उदाहरण देखते हैं, रोज़ समय पर पढ़ना और शिक्षक का पढ़ाने में ध्यान लगाना, ठीक है, शिक्षक का पढ़ाने में ध्यान लगाना, तो ये आपकी अर्धस्वैच्छिक हो जाएगा, ठीक है, अवधान। अब यहाँ पे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अवधान की आंतरिक एवं बाह्य दिशाओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। अवधान की आंतरिक एवं बाह्य दिशाओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो अवधान की दिशाएं देखें, अवधान की दिशाएं, कंडीशंस ऑफ अटेंशन, यानी कि वे कारण जो अवधान को आकर्षित या प्रभावित करते हैं, उन अवधान की दिशाएं कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। अवधान की दिशाएं कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। अवधान क्या होता है, अवधान की दिशाएं क्या होती हैं, वे कारण जो अवधान को क्या करते हैं, आकर्षित या प्रभावित करते हैं, उन्हें अवधान की दिशाएं कहते हैं, ठीक है। क्लियर। तो अवधान की 2 प्रकार की दिशाएं होती हैं, कौन कौन सी,
अवधान की आंतरिक दिशाएं, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, ये दिशाएं व्यक्ति के अंदर से संबंधित होती हैं, ठीक है, व्यक्ति के अंदर से संबंधित होती हैं। वो कौन सी दिशाएं होती हैं, अवधान की आंतरिक दिशाएं होती हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए अवधान की आंतरिक दिशाएं पढ़ते हैं। सबसे पहले रुचि, रुचि यानी कि इंटरेस्ट, ठीक है, जिस कार्य में रुचि होती है उस पर ध्यान आसानी से लगता है, ठीक है। अगर आपकी रुचि नहीं है तो आप ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। प्रेरणा, मोटिवेशन यानी कि उद्देश्य या लक्ष्य अवधान को क्या करता है, मजबूत बनाता है, ठीक है। दूसरा और ये तीसरा आप देख सकते हैं, आंतरिक दिशाओं के बारे में बात कर रहे हैं। मानसिक स्थिति, इसमें क्या होता है, थका हुआ या तनावग्रस्त व्यक्ति ध्यान नहीं लगा पाता है, ठीक है। चौथा आपका भावनाएं, यानी अत्यधिक भय, क्रोध या दुख अवधान में बाधा डालते हैं। अनुभव और ज्ञान, पूर्व अनुभव अवधान को स्थिर करता है, ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं दूसरी दिशा आपकी अवधान की बाह्य दिशा, ठीक है। बाह्य दिशाएं के बारे में बात करें, ये दिशाएं बाहरी वस्तुओं से संबंधित होती हैं, जैसे वस्तु का आकार, बड़ी वस्तु जल्दी ध्यान आकर्षित करती है, ठीक है। रंग और चमक, चमकीले रंग अवधान खींचते हैं। अगर आपके सामने कोई, आप 100 व्यक्ति हैं, 100 व्यक्तियों के सामने एक रंग बिरंगी चमकदार शर्ट वुशर्ट पहन के आ जाए कोई व्यक्ति आपके सामने, स्टूडेंट आ जाए आपकी क्लास में, तो सभी स्टूडेंट उसकी तरफ देखेंगे कि नहीं देखें, तो चमकीले रंग अवधान खींचते हैं, ठीक है, आपका ध्यान खींचते हैं। चमकीले वस्त्र पहन के कोई आ जाए तो। और नवीनता यानी कि नयापन, नई वस्तु अधिक आकर्षित होती है, यानी कि आपकी क्लास है, आपकी क्लास में नया, आपके स्कूल में नया कोर्स आ जाए, आपके पास पुराना है तो आप उस नए कोर्स की, आपके स्टूडेंट बगल वाले स्टूडेंट पे नई किताबें आ जाए तो आप आपका जो ध्यान है वो नई वस्तुओं की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। और गीत, ये चलती हुई वस्तु अधिक ध्यान खींचती है, यानी गीत चल रहा है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके आसपास में गीत चल रहा है तो आपका ध्यान गीत की तरफ जाएगा। तीव्रता, यानी तेज आवाज़ या प्रकाश ध्यान आकर्षित करता है, ठीक है। पुनरावृत्ति, यानी कि बार बार दिखाई देने वाली वस्तुएं ध्यान में रहती हैं, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उच्चारण दोष से क्या तात्पर्य, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। उच्चारण दोष का अर्थ आपको बताएंगे। सबसे पहले उच्चारण दोष है वो क्या होता है, ठीक है, उसके प्रकार भी बताएंगे। तो चलिए उच्चारण दोष का अर्थ समझते हैं। सबसे पहले, जब कोई बालक शब्दों, ध्वनियों, जब कोई बालक शब्दों, ध्वनियों या वाक्यों का सही और स्पष्ट उच्चारण नहीं कर पाता है तो इस समस्या को उच्चारण दोष, स्पीच डिफेक्ट कहा जाता है। जब कोई बालक है उस पर ना तो शब्द आते हैं, ना ध्वनियाँ आती हैं, ना वाक्य सही से आते हैं, वो स्पष्ट उच्चारण नहीं कर पाता है, बोल नहीं पाता है, यानी कि जो लिखा हुआ है उसे पढ़ नहीं पाता है अच्छे से, तो उसे क्या बोलते हैं, उच्चारण दोष बोलते हैं, ठीक है। वो जो वर्ड्स हैं, जो शब्द लिखे हुए हैं उनको अच्छे से पढ़ नहीं पाता है, खिलाता है, मतलब अच्छे से वो सुन नहीं पाता है, वो समझ नहीं पाता है कि मुझे क्या बोलना है, तो उसे क्या बोलते हैं, उच्चारण दोष बोलते हैं, ठीक है। उसे बोलने में जो भी समस्याएं आती हैं, वाक्यों को, शब्दों को, ध्वनियों को, ध्वनि बोलने में जो भी समस्या आती है उसे उच्चारण दोष कहते हैं, ठीक है, क्लियर। यह दोष बालक के व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और सामाजिक विकास को प्रभावित करता है, ठीक है। अगर आप पे अच्छे से बोलना नहीं आता है तो आपके व्यक्तित्व पे प्रभाव पड़ेगा, आपके आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा, इससे सामाजिक विकास को भी प्रभावित करेगा, ठीक है। आप किसी के सामने बोल नहीं पाएंगे। तो उच्चारण दोष के जो कारण है वो आपको यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। तो उच्चारण दोष के कारण हम आपको बता देते हैं। उच्चारण दोष के जो कारण होते हैं, एक तो ये शारीरिक दोष, ठीक है। शारीरिक दोष में आपके जीभ, होठ, दांत आदि हो सकते हैं, क्योंकि आपकी जीभ नहीं होगी तब भी आप नहीं बोल पाएंगे, होठ में प्रॉब्लम या दांत में प्रॉब्लम, ठीक है। तो एक तो शारीरिक दोष हो जाएगा। आपकी मानसिक कमजोरी हो सकती है, कारण अनुकरण की गलत आदत हो सकती है। आप सुनने में, मतलब आप जो भी बोल रहा है टीचर, आप उसे ढंग से सुन नहीं रहे हैं। अगर आप ढंग से सुनेंगे नहीं तो उच्चारण सही से कैसे करेंगे, ठीक है। भय और संकोच, तनाव, यानी कि आपके अंदर तनाव है, संकोच, आपके अंदर डर है, भय है, तब भी आप उच्चारण ढंग से नहीं कर पाएंगे। और आपके अंदर सुनने की समस्या है, आपके कान सही नहीं है, तब भी आप उच्चारण ढंग से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जो उच्चारण दोष के कारण है जो आपको बताया। अब इसके प्रकार की बात करेंगे। उच्चारण दोष के प्रकार कौन कौन से होते हैं, उच्चारण दोष के प्रकार समझेंगे। सबसे पहला जो प्रकार है हकलाना, ठीक है। अखलाना यानी कि इसमें बालक बोलते समय बार बार रुकता है, शब्दों को दोहराता है या आवाज़ अटक जाती है उसकी, ये क्या होता है, हकलाना, ठीक है। यह दोष अधिकतर मानसिक तनाव या भय के कारण होता है। यानी आपके सामने कोई भी इंसान आ जाए तो आप उसे, मतलब टीचर आगे आपको क्लास में बताया गया है कि ये टीचर बहुत तेज़ है, बहुत
बहुत भयंकर पिटाई करते हैं, मैथ वाले टीचर आ जाए अचानक आपसे और आपसे पूछे भाई बताओ त्रिभुज की परिभाषा बताओ, किसी रैंडमली किसी स्कूल में क्लास में से किसी बच्चे को खड़ा कर दिया, परिभाषा बताओ, बच्चे के अंदर डर है भाई ये टीचर तो मारता है, गलती होगी तो वो अखलाएगा, सर रुक रुक के बताएगा, सर तीन बोलेगा, 3 भुजाओं से बंद बंद ऐसे करके अटक अटक के बोलेगा, आकृति को त्रिभुज कहते हैं ऐसे वगैरह वगैरह, तो ऐसे बोलेगा वो क्योंकि उसे अंदर भय है, ठीक है, और तनाव बैठ जाएगा भाई यार टीचर है गलती होगी तो मारेगा। तो सबसे पहला अखलाना, ठीक है। उच्चारण दोष का प्रकार हो जाएगा। दूसरा आपका तुतलाना हो जाएगा, ठीक है। जैसे इस दोष में कुछ विशेष ध्वनियाँ जैसे स र आदि का गलत उच्चारण होता है, जैसे सड़क को थड़क बोलते हैं, ठीक है, तुतलाना हो जाएगा सड़क को थड़क। काफ़ी बच्चों को देखा होगा आपने, सड़क को आप स्पष्ट बोलेंगे तो सड़क बोलेंगे, लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे तुतलाने के कारण भी बोलते हैं थड़क बोलते हैं, ठीक है। इस दोष में कुछ विशेष ध्वनियाँ जैसे स को स र आदि का गलत उच्चारण होता है, ठीक है। अब तीसरा देखें, तीसरा कारण अस्पष्ट वाणी। अस्पष्ट वाणी यानी इसमें शब्द स्पष्ट नहीं होते हैं और बोलते समय आवाज़ घुली मिली सी लगती है, ठीक है। अस्पष्ट वाणी यानी कि शुद्ध स्पष्ट शब्द का प्रयोग नहीं होना, स्पष्ट ध्वनि नहीं निकलना, ठीक है। यह दोष जीव या मुख की मांसपेशियों की कमजोरी से होता है, ठीक है, क्लियर। अब चौथा पॉइंट आपका कह रहा है नासिक्य वाणी। नासिक्य वाणी के बारे में देखें, नासिक्य वाणी एक भी कारण आपका, इसमें बोलते समय आवाज़ नाक से निकलती है, ठीक है। नासिक्य वाणी में बोलते समय आवाज़ कहाँ से निकलती है? नाक से निकलती है। यह दोष नाक या तालू की बनावट के कारण होता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी बालक का उच्चारण दोष दूर करने में शिक्षक की भूमिका स्पष्ट कीजिए। किसी बालक का उच्चारण दोष दूर करने में शिक्षक की भूमिका स्पष्ट करनी है आपको, ठीक है। तो भूमिका महत्व देखेंगे, भूमिका का महत्व, ठीक है। इसमें क्या होगा, यानी कि उच्चारण दोषग्रस्त बालक अक्सर संकोची, भयभीत और आत्मविश्वास की कमी से ग्रसित होता है। ऐसे में शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि शिक्षक ही बालक के व्यवहार और भाषा को सही दिशा दे सकता है, क्लियर। जब बच्चा उच्चारण कर रहा है उसके अंदर उच्चारण दोष है तो उसको संकोची, भयभीत और आत्मविश्वास की कमी होगी ना उसके अंदर। जब बच्चा ढंग से नहीं बोलेगा तो उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी आएगी, उसको संकोच आएगा, वो भयभीत रहेगा कि मैं कैसे बोलूँगा। तो ऐसे में वो जो शिक्षक होता है, जो टीचर होता है, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे? जब बच्चा गलत तरीके से बोलेगा तो शिक्षक ही तो उसे सिखाएगा, शिक्षक ही तो उसे बदलेगा। इन शब्दों को ऐसे नहीं बोला जाता है, ऐसे बोला जाता है, ठीक है। तो शिक्षक ही उनके सिखाता है, तो शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका रहती है, ठीक है, उच्चारण दोष दूर करने में। तो देखते हैं यहाँ पे उच्चारण दोष दूर करने में शिक्षक की भूमिका क्या रहती है, वो आपको बतानी है, ठीक है। चलिए बताते हैं दोष की पहचान करना। सबसे पहले दोष की पहचान करना, शिक्षक को सबसे पहले यह पहचानना चाहिए कि बालक को किस प्रकार का उच्चारण दोष है, जैसे अखलाना या तुतलाना आदि और भी हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा प्रेमपूर्ण व्यवहार, शिक्षक को बालक के साथ सहानुभूति और धैर्य से व्यवहार करना चाहिए, ताकि यानी बच्चों को डांटना, उपासना उड़ाना दोष और बढ़ा सकता है, ठीक है। यानी कि मैं आपको क्लियर आपके शब्दों में समझाऊं, जो शिक्षक है यानी शिक्षक को बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार रखना चाहिए, प्रेम पूर्वक व्यवहार रखना चाहिए, सहानुभूति दिखानी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। बच्चा गलती करता है तो उसे डांटना नहीं चाहिए। बच्चा अखला रहा है या बच्चे के अंदर उच्चारण सही से नहीं कर पा रहा है, आप किताब पढ़वा रहे हैं बच्चे से, बच्चा उसको अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा है, तो आपको डांटना नहीं चाहिए, ना बच्चों का मजाक उड़ाना चाहिए, ठीक है। क्लास में अगर आप मजाक उड़ाएंगे, उन्हें डांटेंगे तो उनका ये दोष है, जो उच्चारण दोष है, वो और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। इसलिए आपको सहानुभूति और धैर्य रखना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए, उनकी कमी को पहचानना चाहिए कि इस तरीके से आपको पढ़ना है, ऐसे ऐसे पढ़ना है, इन शब्द को ऐसे बोला जाता है, क्लियर। तीसरा आपका सही उच्चारण का अभ्यास, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, टीचर क्या करेगा, बच्चों के जो दोष है उसको पहचानेगा कि इसमें दोष कैसा है उच्चारण करने का, ठीक है। फिर उसके बाद प्रेमपूर्वक व्यवहार, फिर उसके बाद तीसरा आपका सही उच्चारण का अभ्यास, ठीक है। शिक्षक को शब्दों और ध्वनियों का सही उच्चारण करवा कर नियमित अभ्यास कराना चाहिए, ठीक है। अब शिक्षक ने बच्चों की गलती, आपने बच्चों की गलतियां पहचान ली, अब आप बच्चों को बताइए कि आपको इन शब्दों का डेली अभ्यास करना है, सही से उच्चारण करना है, ठीक है। उच्चारण करने का यानी ऐसे ऐसे आपको बोलना है, ठीक है। तो बच्चा अभ्यास करेगा तो जल्दी सीखेगा। फिर आत्मविश्वास बढ़ाना, चौथा पॉइंट आपका आत्मविश्वास बढ़ाना, यानी बालक को कक्षा में बोलने के अवसर देकर उसका आत्मविश्वास बढ़ाना, ठीक है।
बच्चे को बार बार आप बोलने का मौका देंगे, शुरुआत में वो गलती करेगा लेकिन धीरे धीरे उसमें सुधार आएगा, उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, ठीक है। तो बच्चा फिर और ज़्यादा स्पष्ट और क्लियर बोलेगा। 5वां आपका हो जाएगा खेल एवं गतिविधियाँ। खेल एवं गतिविधियाँ यानी कविता, कहानी, संवाद और खेलों के माध्यम से बोलने का अभ्यास कराना, ठीक है। आप क्लास में कहानी बुलवा सकते हैं, बच्चों से बोल सकते हैं कल के लिए कोई कहानी याद करके लाओ। कहानी, संवाद, खेलों के माध्यम से आप ये अभ्यास करा सकते हैं अपनी क्लास में, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट अच्छे से ध्यान रखें। और ये छठा देखें, अभिभावकों का सहयोग। अभिभावकों का सहयोग, ठीक है। तो अभिभावकों से सहयोग यानी शिक्षकों को, अभिभावकों को भी इस विषय में मार्गदर्शन देना चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छे से हैंडल करें, बच्चों को डांटें नहीं, अच्छे से समझाएं, उन्हें अभ्यास कराएं डेली, और जहाँ पे गलती करें बच्चों को टोकें, उन्हें सही शब्द का प्रयोग करना बताएं, ठीक है। ऐसे बोला जाता है। तो बच्चों में ये उच्चारण दोष करने का जो कारण है वो आएंगे, ठीक है। यानी सुधरेगा, जो उच्चारण करते समय वो गलतियाँ करते हैं वो सुधरेंगे अगर आप इन पॉइंट के माध्यम से बच्चों को सिखाते हैं तो, ठीक है, समझाते हैं। विशेषज्ञ की सहायता यानी कि अत्यधिक गंभीर स्थिति में भाषण चिकित्सक की सहायता लेनी चाहिए, ठीक है। जिन बच्चों को ज़्यादा अधिक गंभीरता है, बोलने में दिक्कत ज़्यादा आती है, तो उन्हें एक अच्छे जो भाषण है, स्पष्ट क्लियर बोलता है, उसकी सहायता लेनी चाहिए, जो अच्छा भाषण चिकित्सक होता है, ठीक है। क्लियर। तो आज की क्लास आपकी हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जी आपके 901 पेपर की मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ये आपके 901 पेपर की दूसरी क्लास कंप्लीट होती है, ठीक है। इससे पहले हम एक क्लास करा चुके थे, ये आपकी दूसरी क्लास है। आगे हम आपकी तीसरी क्लास लेके आएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की क्लासेस तो आपकी रेगुलर आती रहेंगी, बस आपने अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं तो आप नोट्स परचेस कर लो। MPDLED ऑल सब्जेक्ट नोट्स आप परचेस कर लो, ठीक है। नंबर नोट करेंगे 72 40 28 72 81, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स परचेस कर सकते हैं। आप नोट्स खरीद लो तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। कम समय में सब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट नोट्स आपको एक साथ दिए जाएंगे, ठीक है। उन्हें पढ़कर आप अच्छी परसेंटेज बना सकते हैं। क्लासेस तो आपकी रेगुलर आएंगी, लेकिन क्लासेस पूरी तरीके से ऑल सब्जेक्ट हो जाए हम तो यही चाहेंगे, लेकिन ऑल सब्जेक्ट होने में टाइम लगेगा क्योंकि क्लासेस रिकॉर्ड करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। और तो क्लासेस तो वैसे आपकी रेगुलर आएंगे, आप नोट्स परचेस कर लो। मैं तो यही कहूँगा भाई, जिनको अच्छी परसेंटेज बनानी है, जिनको अच्छी तैयारी करनी है, जिनको फेल वगैरह नहीं होना है, तो आप नोट्स ले सकते हैं। नोट्स से अच्छा ऑप्शन कहीं नहीं है, ठीक है। कम समय में आप नोट्स ही पढ़ सकते हैं, आपके ऊपर है आपको क्या करना है, बाकी आपकी मर्जी, आप जाने। हम तो आपको सही सलाह ही दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ले लेंगे तो आप उन्हें पढ़ लोगे, क्योंकि आपके पास कम समय है, लगभग 20-22 दिन है। तो 20 दिन में आप अच्छी तैयारी के लिए आप नोट्स परचेस कर लो, ठीक है। नोट्स खरीद लो, नंबर व्हाट्सअप पे दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर है ये हमारा, तो आप नोट्स ले लो, ठीक है। तो मिलते अगली नई क्लास में, और क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।